एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज शुरू की हुई है उसमें हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट की हुई है। आज हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था, इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक समष्टि इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है व्यष्टि, है ना। पहली वीडियो में आपको बताया व्यष्टि इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि में क्या होता है, हमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स देखनी होती है ना। कंप्लीट इकोनॉमिक्स की इंडिया की बात करते तो इंडिया की कंप्लीट इकोनॉमिक्स देखनी होगी। और व्यष्टि में क्या होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना। व्यक्तिगत इकाइयों का, किस फर्म का, कंपनी का है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति का, पर्टिकुलर बाजार का अध्ययन करना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी ना। पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड देखनी है, पर्टिकुलर चीज़ की सप्लाई देखनी है तो आपको व्यष्टि यानी माइक्रो देखना होगा। और जो कंप्लीट देखे जाते हैं, राष्ट्रीय इनकम देखनी है, जीएसटी देखनी है, फिर नेशनल इनकम देखनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा, ठीक है। तो उसमें हम नेशनल इनकम, जीएसटी वगैरह सब चीज़ देख चुके हैं, बेरोजगारी है ना, बैंकिंग सिस्टम आप पूरा देख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारा व्यष्टि इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप एक ये चीज़ याद रख सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे कहा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, जो अल्फ्रेड मार्शल जी इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल है जिन्हें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इनके फादर बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमी हम शुरू करते हैं मांग यानी डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या होता है, जो मांग होती है, हिंदी में मांग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड। डिमांड क्या होता है, प्रभावपूर्ण इच्छा को, प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है ना। हमारी किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, वो डिमांड नहीं है, इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा कैसी होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण। जो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है उसी को मांग कहते हैं, क्यों, है ना। अब आते हैं मांग के तत्व। प्रभावपूर्ण इच्छा भी क्लियर हो जाएगी आपकी। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है कि एक वस्तु के लिए इच्छा तो होनी चाहिए, ठीक है। कि मुझे जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो मुझे ये खरीदना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे खरीदा हूँ, ठीक है, ये तो ही इच्छा। लेकिन प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए मांग में बदलने के लिए। तो मांग के लिए इच्छा तो होनी चाहिए, इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए, मेरे पास पर्याप्त साधन भी होना चाहिए। सपोज करिए मार्कर 20 रुपये का है तो मेरे पास 20 रुपये भी होने चाहिए। अगर 20 रुपये नहीं है, इच्छा है मार्कर खरीदने की, तो बेकार है, ठीक है। क्या होना चाहिए, इच्छा तो है, इच्छा के साथ साथ पर्याप्त साधन भी होना चाहिए। और खाली इच्छा और पर्याप्त साधन है तो भी वो मांग में तब्दील नहीं होगा जब तक साधन व्यय करने की तत्परता ना हो, है ना। जो मेरे पास 20 रुपये, तो उस 20 रुपये को खर्च करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। अगर मैं तैयार हूँ 20 रुपये खर्च करने के लिए, है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो ही वो मांग कहलाएगी। तो इससे देख सकते हैं मांग के जो तत्व होते हैं, मांग में ये तीन चीज़ आएंगी। एक इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को खरीदने के लिए। यार मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूँ, ठीक है, ये तो ही इच्छा। लेकिन सपोज करो एक कार है 10 लाख की, तो मेरे पास भी 10 लाख भी तो होने चाहिए, है ना। मेरे पास पर्याप्त साधन भी होना चाहिए। अगर मेरी इच्छा तो है लेकिन पैसे मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो वो इच्छा नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलो मेरे पास 10 लाख भी है, मेरी इच्छा भी है कार खरीदने की, लेकिन तीसरी बात है कि जो 10 लाख मेरे पास है मैं उन्हें खर्च करने की तत्परता है भी नहीं है। जब खर्च करने की बात है ना, यहाँ नहीं खर्च करता, कहीं और खर्च करूँगा, ठीक है। अगर उसको इस चीज़ के लिए खर्च करने को अभी मैं तैयार नहीं हूँ, है ना, तो भी वो मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग के लिए तीन चीज़ होनी चाहिए, आपकी इच्छा तो होनी चाहिए, है ना। इच्छा के बाद क्या होगा, पर्याप्त साधन होने चाहिए। जिस चीज़ की इच्छा की है ना, उसे खरीदने के लिए आपके पास जो पैसे साधन है वो होने चाहिए। और उन साधन को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ये तीनों तत्व होंगे तो ही मांग कहलाएगी, ठीक है जी। समझ में आया आपको मांग क्या होगी। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आप सब फिलहाल आपने समझ लिया, अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मांग क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा। मांग के तत्व इच्छा, पर्याप्त साधन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मांग के प्रकार, ठीक है। मांग कितने प्रकार की होती है, देखो कई सारे प्रकार आपके लिए लिखे हैं ना, समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले होते हैं व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जैसे होती है कि किसी मांग की किसी वस्तु या सेवा, दो की मांग होंगी। ये तो हमें किसी सर्विस की ज़रूरत होती है, गुड्स की ज़रूरत होती है। तो किसी या वस्तु या सेवा की मांग जब व्यक्तिगत रूप से की जाए, ठीक है, व्यक्ति विशेष जब इसकी मांग करता है तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग। जैसे कोई राम है ना, कोई राम एक व्यक्ति विशेष है, तो वो टीवी खरीदना चाहता है ना, उसकी इच्छा है टीवी खरीदने, उसके लिए पर्याप्त साधन भी है, उसे खर्च करने को तैयार भी है ना, तो उसकी वो मांग क्या कहलाएगी,
व्यक्तिगत मांग, अगर हम कोई टीवी खरीदना चाहते हैं तो राम की मांग क्या है? व्यक्तिगत मांग। फिर बात करते हैं बाजार मांग। बाजार मांग क्या है? किसी प्रोडक्ट की जो मांग है जो सामूहिक रूप से, है ना, कई व्यक्ति द्वारा की जाए, है ना, वस्तु या सेवा की मांग सामूहिक रूप से एक से अधिक व्यक्ति द्वारा की जाए तो बाजार मांग कहलाती है। बाजार मांग जैसे मान के चलिए दूध है ना, दूध मार्केट में बिक रहा है, दूध को खरीदने के लिए XYZ है, सभी उसकी डिमांड करते हैं, XYZ सभी आदमी उसकी डिमांड करेंगे तो वो बाजार मांग कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कीमत मांग। तो कीमत मांग क्या होता है? जब किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर हम खरीदने के लिए उस व्यक्ति उस चीज़ को तैयार है ना, विभिन्न कीमतों पर। विभिन्न कीमतों की जब बात करते हैं तो अन्य बातें समान रहनी चाहिए ना, इनकम, फैशन, रुचि, इन सब ये बातें सेम होनी चाहिए, सिर्फ इनकम ही प्रभाव डाले, है ना। इनकम अगर उसकी कीमत 10 लाख है तो खरीद सकते नहीं है, 5 लाख है तो खरीद सकते नहीं। जब इनकम ही मेन फैक्टर डाले तो वो कीमत मांग कहलाएगी। आय मांग कहलाएगी। आय क्या होगी? जब विभिन्न आय स्तर पर वस्तु की मांग होती है ना। ये वस्तु की मांग है, जैसे 5 लाख की आय वाले खरीद सकते हैं, जैसे 2 लाख की आय वाले खरीद सकते हैं, जैसे 3 लाख की आय वाले खरीद सकते हैं, और यहाँ पे अन्य बातें समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगी इसकी आय मांग। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आड़ी मांग। आड़ी को हम तिरछी भी बोलते हैं, आड़ी या तिरछी या तिर्यक मांग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस डिमांड। नहीं, ठीक है। क्रॉस डिमांड कब आती है? आड़ी मांग कब होगी? आड़ी मांग तब होगी जब संबंधित वस्तुओं के संबंध में, है ना, जैसे हम वस्तु खरीद रहे हैं उसके जैसी और भी वस्तु हैं। ठीक है। जैसे कि हम कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो वीवो का भी है ना, और MI का भी है। ठीक है। और अगर हमने वीवो के रेट बढ़ा दिए, ठीक है, तो कस्टमर सीधी सी बात है MI पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसे मांग कि अगर इसके रेट बढ़ गए, MI के नहीं बढ़े, तो हम वीवो का क्यों लेंगे, MI का ले लेंगे। ठीक है। हालांकि इस बाद में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट्स डिमांड होती है, इस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की मांग कैसी होगी? आड़ी मांग। या कैसी हो सकती है कि इसमें पूरक वस्तु भी आ सकती हैं, जैसे कि हमें जो है ब्रेड, है ना, ब्रेड और जैम ब्रेड पे लगाने के लिए, अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो ब्रेड की डिमांड घट जाएगी, तो साथ साथ जैम की डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है। ये मोबाइल या पेट्रोल और कार, है ना, कार की कीमत बढ़ गई तो कार की डिमांड घट जाएगी, इस कार की डिमांड घटेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है। तो संबंधित वस्तु के संबंध से जो मांग होती है वो हमारी आड़ी मांग कहलाती है। आड़ी, तिरछी या तिर्यक मांग कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त मांग की। ठीक है। ये उसके बाद देखते हैं संयुक्त मांग। संयुक्त मांग, है ना, कंपोजिट मांग। कंपोजिट मांग क्या होती है कि जब कई वस्तुओं की मांग एक ही चीज़ के लिए की जाती है, ठीक, संयुक्त रूप से की जाती है। जैसे कि हमें चाय बनानी है ना, चाय बनानी है तो इसके लिए चाय पत्ती है, चीनी, दूध, सबकी मांग की जाएगी, यानी संयुक्त रूप से उनकी मांग की जाएगी, तो ये संयुक्त मांग कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष मांग है जब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मान सपोज करो मुझे कपड़े की ज़रूरत है तो मैं कपड़ा चाहिए, तो सीधी सी बात कपड़ा है। मैं भोजन की ज़रूरत है, भोजन चाहिए, तो भोजन क्या है? प्रत्यक्ष मांग है ना। प्रत्यक्ष मांग तो नाम से पता चल रहा कि प्रत्यक्ष मांग होगी। लेकिन इसके बाद अगली मांग देखते हैं, व्युत्पन्न मांग। अगली मांग कौन सी है? व्युत्पन्न, ये से बोलते हैं अप्रत्यक्ष मांग, है ना। जैसे हमारी मांग है कि हमें मकान बनाना है, हमारी मांग है मकान की। ठीक है। तो मकान के साथ हमें पता है कि मकान में जो चीज़ यूज होंगी इनडायरेक्ट रूप में, जैसे रोडी है, सीमेंट, सरिया है, इनडायरेक्ट रूप से इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। मकान की डिमांड बढ़ेगी तो रोडी, सीमेंट, सरिया जो चीज़ में लगते हैं, है ना, इन सब की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो डिमांड होगी वो व्युत्पन्न मांग या अप्रत्यक्ष मांग कहलाएगी। ठीक है जी। अगली बात करते हैं सामूहिक मांग। सामूहिक मांग, ठीक है। सामूहिक मांग में क्या होता है कि एक चीज़ मान के चलो, जैसे कि लकड़ी है ना, तो लकड़ी जो है, लकड़ी से अगर हम लकड़ी की मांग करते हैं तो लकड़ी से क्या कर सकते हैं?
ठीक है, लकड़ी से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं और ईंधन भी बना सकते हैं। तो ईंधन और लकड़ी की सामूहिक मांग क्या हुई? लकड़ी हो गई। ठीक है, मतलब फर्नीचर की और ईंधन की सामूहिक मांग लकड़ी हो गई। लकड़ी एक सामूहिक मांग है, इससे फर्नीचर भी बन सकती है, ईंधन भी बन सकता है और भी काम लकड़ी का जो है वो हो सकता है। तो ऐसी मांग सामूहिक मांग कहलाएगी। उसके बाद अगली बात करते हैं वैकल्पिक मांग। वैकल्पिक मांग, वैकल्पिक मांग में क्या होगा कि जिसके विकल्प मौजूद हो। जैसे हमें सपोज करो हमारे डिमांड है मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन के लिए कुछ किस चीज़ का डिमांड करना है, तो मनोरंजन के लिए विकल्प है कि आप जाके टीवी से भी मनोरंजन कर सकते हो, है ना, सिनेमा घर में जाके मनोरंजन कर सकते हो, आप संगीत सुनकर वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब इसके विकल्प हैं। तो ऐसी मांग वैकल्पिक मांग कहलाएगी। ठीक है, तो आपकी मांग के प्रकार समझ के कि व्यक्तिगत मांग क्या है ना, बाजार मांग क्या है, कीमत मांग क्या है, आय मांग क्या है, आड़ी मांग, संयुक्त मांग, प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग और वैकल्पिक मांग। ठीक है जी, इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं मांग फलन। ठीक है, हम बात करते हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन। वैसे तो आप जो जानते हैं जो डिमांड होती है उसका जो फंक्शन होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। ठीक है ना, इसमें इसे कहते हैं ऋणात्मक, बिल्कुल उल्टा ऋणात्मक फलन होता है। डिमांड और प्राइस में ऋणात्मक फलन होता है। इनके प्राइस अगर ज़्यादा होगा, किसी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी और मूल्य घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसे हम थोड़ा व्यवस्थित रूप में देखें डिमांड फलन को, तो डिमांड फलन दो प्रकार के होते हैं। डिमांड फंक्शन, एक व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन में क्या होता है कि जो आपकी डिमांड होती है, डिमांड इज इक्वल टू एफ यानी फंक्शन पी एक्स मैंने उस प्राइस को इफेक्ट करा है, जिस वस्तु को हम खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस है। अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, कम है तो ज़्यादा हो जाएगी। आर का मतलब रिलेटेड वस्तु, उससे संबंधित जो वस्तु है वो भी फर्क डालती है किसी वस्तु की डिमांड पर, है ना, कि उनका प्राइस क्या है, कम है या ज़्यादा है। वाई की बात करते हैं व्यक्ति की इनकम। जो व्यक्ति विशेष है जब वो खरीदने जा रहा है किसी वस्तु का, उसकी इनकम ज़्यादा है तो वस्तु की डिमांड ज़्यादा करेगा। ठीक है, और वस्तु कम है तो वस्तु की डिमांड कम करेगा। तो देखते हैं डी एक्स बराबर व्यक्तिगत मांग की बात करें, एफ यहाँ से पी एक्स उस वस्तु की मांग, है ना, पी आर उससे संबंधित वस्तु की मांग, वाई उसकी इनकम और टी होता है टेस्ट, उसकी रुचि है। उसकी रुचि, अगर व्यक्ति की रुचि उस वस्तु विशेष में ज़्यादा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें कम है उसका इंटरेस्ट, उसकी मांग कम होगी। ठीक है जी, और उसके बाद बात करते हैं ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इस चीज़ का फर्क भी पड़ता है। हमें पता चले कि भविष्य में इस चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है तो आज उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिमांड का आपका फंक्शन हो जाता है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर हम बात करें बाजार मांग फलन, ये तो व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन में थोड़ा सा और चीज़ बढ़ जाएंगी। डी एक्स बराबर ये तो हो गई एफ, जो फलन होगा उस वस्तु का मूल्य देखा जाएगा, संबंधित वस्तु का मूल्य देखा जाएगा, पी एक्स देखा जाएगा, पी आर देखा जाएगा, फिर वाई व्यक्ति की इनकम भी फर्क डालनी है। व्यक्तियों, यहाँ व्यक्ति ने कहा व्यक्तियों की इनकम भी फर्क डालेगी और व्यक्तियों का टेस्ट यानी कि रुचि भी फर्क डालेगी। उसके साथ साथ जनसंख्या का आकार भी फर्क डालता है। ठीक है, अगर जनसंख्या कम है तो उस वस्तु की डिमांड वहाँ कम होगी, लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ उस वस्तु किसी पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं टी एक्स। टैक्स मतलब टैक्स, जो सरकार की टैक्स नीति है, जो सरकार की कर नीति है। ठीक है, अगर सरकार ने किसी वस्तु पर कर कम लगाया हुआ है, जैसे कृषि प्रोडक्ट है, सरकार चाहती है ज़्यादा भी टैक्स शून्य कर देती है उन पर, है ना, और किसी चीज़ को चाहती है जैसे नशीले पदार्थ है तो उस पर टैक्स 100% लगा देती है तो ताकि उन्हें कम से कम बिके, तो डिमांड इस चीज़ से फर्क डालेगी। और एक होता है डी वाई का मतलब आय का वितरण, है ना, जो हमारे आय का वितरण होता है, आपके भूमि का किराया देना हो, है ना, श्रम को लेबर देनी हो, है ना, पूंजी पर ब्याज देना हो। ठीक है, उद्यम को प्रॉफिट देना हो, जो आय के वितरण है, अगर ये समान है, ठीक है, तो डिमांड उस हिसाब से होगी। असमान है तो डिमांड उस हिसाब से होगी। ठीक है, ब्याज ज़्यादा दिया जा रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी इस चीज़ मिला के। तो ये आपका फंक्शन हो जाता है बाजार मांग फंक्शन, इसे भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इससे डिमांड क्या होते हैं, डिमांड के प्रकार क्या हैं, डिमांड का फलन क्या है। अब डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तत्व जो होता है कीमत ही होती है। मांग को प्रभावित करने वाला सबसे मेन की तत्व जो होता है कीमत होती है, ठीक है, आप जानती हैं, है ना। अगर इसे हम ग्राफ रूप में भी शो करें तो इधर हम लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य और इधर मांग। हाँ, किसी वस्तु का मूल्य यहाँ से 100 रुपये है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है। यहाँ डिमांड मान के चलो, यहाँ 10 वस्तु खरीद रहे, 20 खरीद रहे, 30 खरीद रहे, 40 खरीद रहे। अगर मूल्य 100 है तो सपोज करो 100 मूल्य में हम 10 वस्तु खरीदते हैं, 100 वस्तु में 30 खरीद लेते हैं। लेकिन अगर मूल्य का 200 कर दें, है ना, तो कम खरीदेंगे और 10 ही 20 सपोज कर 20 ही खरीद पा रहे हैं, मूल्य 300 हो गया तो और कम खरीद पाएंगे, क्योंकि मूल्य बढ़ जाएगा तो वस्तु की डिमांड घट जाएगी। तो इस तरह से मांग का ये चीज कर्व बनता है जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक ढाल होता है। प्राइस से जो है निगेटिव ऋणात्मक ढाल होता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है कीमत से, कीमत और मांग में, मांग और कीमत में जो संबंध होता है हमेशा उल्टा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक है। कीमत तो बिल्कुल फर्क डालती है, ठीक है। कर्व की सहायता से हमने समझा कीमत एक मेन तत्व होता है मांग को प्रभावित करने वाला। दूसरा हमारी रुचि, रुचि हमारा जो इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसका मूल्य भले ही ज़्यादा हो रहा हो तो भी हम उसकी डिमांड करेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उसमें, ठीक। रुचि प्रभावित करता है। रुचि के बाद फैशन है, कोई चीज़ अगर फैशन में नहीं है तो उसका मूल्य कितना भी कम हो जाए तो हम नहीं खरीदते, और अगर फैशन में है तो मूल्य अगर हाई भी है तो भी इस चीज़ को खरीदते हैं, ये भी फ़र्क डालती है। अगली बात करते हैं हम चीज़ संबंधित वस्तु, संबंधित वस्तु, क्योंकि ये जो फंक्शन में आए थे अभी, डिमांड फंक्शन में आए थे, संबंधित वस्तु, जो वस्तु है ये भी फर्क डालती है। तो वस्तु दो प्रकार की होती हैं, साथ साथ यहाँ समझते चलते हैं। पहली होती है आपकी पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। तो पूरा क्या होता है, ये एक दूसरे को पूरा कर दे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंप्लीट कर दे, ठीक, जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अगर ऐसी वस्तुएं जैसे कि कार, अभी होता है कार और पेट्रोल एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, है ना। पेट्रोल के बिना कार बेकार, है ना। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे मोबाइल और सिम, है ना, सिम के बिना मोबाइल बेकार, मोबाइल के बिना सिम बेकार, ये एक दूसरे की पूरक वस्तु है। अगर हम कार का मूल्य बढ़ा दें, ठीक है, तो पेट्रोल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कार का मूल्य बढ़ाएं तो कार की डिमांड घट जाएगी, कार की डिमांड घटेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। और अगर मोबाइल का मूल्य बढ़ा दें तो मोबाइल की डिमांड घटेगी, मोबाइल की डिमांड घटेगी तो सिम की डिमांड भी घटेगी, ठीक है। तो दोनों में कैसा संबंध हुआ, वही इसका मूल्य बढ़ने से उसकी मांग कैसी हो रही है, घट रही है, वही ऋणात्मक संबंध ही होगा पूरक वस्तुओं में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी वस्तुओं की, दूसरी जो कि स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट थिंग्स या गुड्स, है ना। स्थानापन्न जिनसे एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, ठीक है, यानी समरूप वस्तुएं भी इन्हें चीज़ को बोलते हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ठीक है ना। अगर अब चाय का मूल्य बढ़ जाए तो कॉफ़ी पीने लगेंगे, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाए तो चाय पे, मतलब एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। सपोज करो चाय का मूल्य बढ़ गया, चाय का मूल्य बढ़ गया तो चाय की डिमांड जो है वो घट जाएगी क्योंकि मूल्य बढ़ गया। जब चाय की डिमांड घट जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। चाय की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जैसे मान के चल सकते हैं जियो और एयरटेल, ना। जियो का रिचार्ज अगर महंगा हो गया है, ठीक है, जियो का रिचार्ज अगर महंगा हो गया तो जियो की
जियो का रिचार्ज कम कराएंगे, है ना, जियो से हम कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह एयरटेल में जा सकते हैं, है ना, तो एयरटेल का रिचार्ज, एयरटेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर जियो का के प्राइस बढ़ गए तो एयरटेल की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा का क्या होता है, धनात्मक संबंध होगा, दोनों इसकी प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इनमें तो ऐसा होता है धनात्मक संबंध होता है। पूरक वस्तु में ऋणात्मक संबंध होता है। आप पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु भी समझ चुके हैं। तो संबंध मांग को प्रभावित करने वाला वस्तु वाला जो फैक्टर था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आय वाला फैक्टर, इसे आप रफ करते हैं, साथ साथ समझते जाएंगे। कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिमांड वाला भी, ठीक है। अब एक आय भी फैक्टर होता है मांग को प्रभावित करने वाला, ठीक है। आय कैसे होता है, अगर हमारी आय ज़्यादा है तो किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, और आय कम है तो वस्तु की डिमांड कम करेंगे। लेकिन आय में भी देखते हैं जनरल जो वस्तु होते हैं दो तरह की होती है, एक होती है सामान्य वस्तुएं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स होती है, एक होती है घटिया वस्तुएं, अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो मूल्य बढ़ने पर क्या होगा, मांग घटेगी, और मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं घटिया वस्तुएं, उल्टा काम होता है यहाँ से, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, जबकि घटनी चाहिए, और मूल्य घटने पर मांग घटेगी। कैसे घटेगी, इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई घटिया वस्तु है तो हमारी आय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी आय तो बढ़ रही है, ठीक है, अगर आय हमारी बढ़ रही है तो सामान्य वस्तु में तो ये बात करें तो यहाँ मूल्य से तो हम बात ही कर ही नहीं रहे थे, मूल्य की जगह आय की बात कर रहे हैं यहाँ से। मूल्य में तो फिर हम बाद में गिफ्ट गुड्स जब है वो देखते हैं। आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, और मूल्य थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी। देख लीजिए हमारी आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ेगी, और आय घटने पर मांग घटेगी, ठीक है। और नॉर्मल वस्तु है, और नॉर्मल वस्तु की बात करें तो हमारा आय इनकम बढ़ी तो इस चीज़ की थोड़ी डिमांड और बढ़ा देंगे, और आय अगर घटेगी तो उस चीज़ की डिमांड घटा देंगे। लेकिन कुछ घटिया वस्तु होती है, घटिया वस्तु होगी तो अगर आय बढ़ेगी, आय बढ़ने पर तो मांग घट जाएगी, मांग घटेगी, और अगर आय घट रही है तो मांग बढ़ जाएगी। ऐसा कब होगा, ऐसा घटिया वस्तु जो होती है, जैसे मान के चलो कोई डालडा घी है, ठीक है, अभी हम डालडा घी खाते लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई तो डालडा घी थोड़ी और ज़्यादा खाने लगेंगे। अब हम डालडा घी की डिमांड कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई तो हम असली घी खाएंगे, ठीक है। तो जो घटिया वस्तु होती है उनमें ऐसा भी होता है, ठीक है। आप घटिया और बढ़िया वस्तु भी यहाँ पर समझें। घटिया वस्तुओं को गिफिन वस्तु भी कहते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, गिफिन का विरोधाभास जब देखेंगे। उसके बाद अगला फैक्टर देखते हैं, आय को प्रभावित करने वाला कौन सा होता है। आय हो गया मौसम, है ना, मौसम जानते हैं कि मांग को प्रभावित करता है ना। अगर गर्मियों का मौसम है तो एसी, कूलर, ठंड, सूती वस्त्र, इन सब की मांग बढ़ जाएगी। और अगर सर्दी का मौसम है तो इनकी डिमांड तो घट जाएगी, लेकिन की जाए कि ऊनी वस्त्र, है ना, हीटर, इन सब की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या, है ना। अगला फैक्टर क्या है, जनसंख्या भी प्रभावित करती है। ज़्यादा वही अभी बताया था कि ज़्यादा जनसंख्या है तो डिमांड ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो डिमांड कम होगी। विज्ञापन, है ना, विज्ञापन भी प्रभावित करता है। जी किसी वस्तु का अगर विज्ञापन हुआ है, ज़्यादा विज्ञापन हो तो लोग उसी प्रति आकर्षित होते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और किसी वस्तु का विज्ञापन नहीं है तो उसे लोग कम उसकी मांग करते हैं, ठीक है। कर नीति, है ना, अभी बताया सरकार की कर नीति है। कर नीति, जहाँ कर नीति अच्छी है, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ानी है तो सरकार उसमें जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगा देती है। जैसे कृषि उत्पाद और जैसे नशीली वस्तु जिनकी मांग कम करना चाहती है सरकार, तो वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। ऑफ़र, कभी कभी देखते हैं आप, ऑफ़र होता है, ऑफ़र भी फ़र्क डालता है। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो ऑफ़र देते हैं, अगर आप 2 चीज़ जोड़े खरीदेंगे तो इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, इसके साथ चीनी फ्री मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, इससे भी डिमांड बढ़ती है। अगली बात करते हैं मुद्रा, है ना।
मुद्रा व्यय फैक्टर होता है। अगर मुद्रा हमारे पास ज़्यादा है, हमारे देश में मुद्रा ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है तो वस्तु की डिमांड वे ज़्यादा करेंगे, और पैसा कम है तो वस्तु की डिमांड कम करेंगे, ठीक है। फिर भावी संभावना, ये भावी संभावना है ही, भावी संभावना, फ्यूचर में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने की संभावना है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और मूल्य घटने की संभावना है तो उसकी डिमांड घट जाएगी, है ना। बढ़ने की संभावना तो मूल्य बढ़ जाएगा तो आज ही खरीद लो। तो इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है मांग पर, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे। अब इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं हम, मांग का नियम। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग के नियम क्या कहते हैं जी? पहली बात तो अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु और उसकी कीमत के बीच, किसी वस्तु और उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध ही मांग का नियम कहलाता है। कहलाता है, ठीक है जी। मतलब क्या है, अभी आपको जैसे समझाया था मांग का नियम क्या है, इधर हम लेते हैं मूल्य और इधर लेंगे मांग, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, किसी की मांग का मूल्य 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है, 400 रुपये है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा डिमांड कम होती चली जाती है। डिमांड मान के चलो यहाँ 10 यूनिट्स की, 20 यूनिट्स की, 30 यूनिट की, 40 यूनिट की, 50 यूनिट्स की है। जब मूल्य आप इसका 400 था, है ना, सपोज करो डिमांड कितनी थी 50, लेकिन मूल्य अगर 300 हो गया, है ना, जब 400 था तो 50 यूनिट खरीदे, जब यहाँ से एक मिनट, जब मूल्य 100 था तब लगा लो यूनिट 50 थी, 50 खरीद सकते हैं। लेकिन रेट अगर बढ़ गया 200 कर दिया तो अब उसका कितना हो गया, और कम कर 40 कर दिया, 40 खरीद सकता है। 300 कर दिया तो और डिमांड कम होगी, और 400 कर दिया तो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है कुछ इस तरह से आएगा, है ना, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर जो आता है मांग, इसे बोलते हैं मांग वक्र, जो कि ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ऋणात्मक ढाल। तो इससे क्या होता है, मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, मांग और मूल्य में विपरीत संबंध, बल्कि विपरीत फलन होता है, विपरीत फलन, विपरीत संबंध ने क्या फलन बोल सकते हैं इसे, है ना। तो कोई जो विपरीत संबंध, विपरीत फलन इसलिए बोला है क्योंकि कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम होगी, ठीक है, अब मूल्य घटेगा तो मांग कम होगी, लेकिन डिमांड से उल्टा हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो मूल्य भी घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विपरीत फलन कहना ज़्यादा बेटर इस चीज़ को होता है। तो मांग और मूल्य में विपरीत फलन होता है। तो मांग का यही नियम कहता है कि मूल्य बढ़ेगा तो कीमत और मांग कम हो जाएगी, और मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम होगी, और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अन्य बातें, ये ध्यान रखने वाली बात है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बात में जैसे इनकम है, इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम में चेंज होगा तो वो चीज़ फर्क डाल देगी, ठीक है। रुचि में चेंज नहीं होना चाहिए, फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए, सरकार की कर नीति में चेंज नहीं होना चाहिए, अन्य बातों में समान रहनी चाहिए। तो फिर मूल्य और मांग में विपरीत संबंध हमेशा पाया जाएगा, ठीक है। ये मांग का नियम होता है। आप समझे, मांग में जो आपका ढाल बनेगा ये ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा, मांग वक्र बोलते हैं, जिसका ऋणात्मक ढाल होता है, ठीक है। मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होगा, ये चीज़ आपने देखी। उसके बाद हम देखते हैं मांग, ये होगा मांग का नियम, ठीक है। मांग के नियम का अपवाद देखते हैं, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी है। वैसे तो नियम यही है कि मूल्य बढ़ेगा तो कीमत घटेगी, और मूल्य घटेगा तो कीमत बढ़ेगी, ये मांग का नियम है। मांग का नियम नॉर्मल से आप याद रख सकते हैं, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो मांग घट रही है, और मूल्य घट रहा है तो मांग बढ़ रही है, क्योंकि मांग का नियम कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये लागू नहीं होता है ना, मांग के नियम के अपवाद, मांग के
नियम के अपवाद, इससे कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब उल्टा है ना, मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ेगी और मूल्य घटने पर मांग घटेगी। वो कैसा कब होगा? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिफिन का विरोधाभास। गिफिन वस्तुओं में ये बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विरोधाभास। गिफिन वस्तु क्या होती है? गिफिन वस्तु मतलब होता है घटिया वस्तुओं से, ठीक है। घटिया वस्तु अभी पीछे भी देखी हमने, लेकिन यहाँ गिफिन का नाम क्या है? क्योंकि ये जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने इस नियम को दिया था, तो इसके के नाम पर इन्हें गिफिन वस्तु या गिफिन का विरोधाभास क्या कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है ना, तो मांग भी बढ़ेगी। किस वस्तु का? गिफिन वस्तु का। ध्यान दो, गिफिन वस्तु का यानी घटिया वस्तु का। गिफिन वस्तु का अगर मूल्य बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगी, और घट रहा है तो मांग घटेगी, है ना। तो इन्होंने इंग्लैंड में एक सर्वे किया था, वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रेड की डिमांड देखी उन्होंने। इंग्लैंड में क्या होता है, ब्रेड की डिमांड देखा ब्रेड था, ब्रेड में देखा कि ब्रेड का मूल्य बढ़ गया था, लेकिन डिमांड भी बढ़ रही थी, है ना। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने फिर उसका एनालिसिस किया, तो उसके बाद उन्होंने अपना नियम दिया, जो गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। क्या है? इसे थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो हमारे पास दो चीज़ें, गेहूँ और चना। सपोज करो गेहूँ है हमारा 20 रुपये किलो और चना है 30 रुपये किलो, ठीक है। और एक व्यक्ति है ना, वो जो खरीदता है, सपोज करो 6 किलो गेहूँ खरीदता है 20 रुपये के हिसाब से, तो 120 रुपये का गेहूँ खरीद लिया उसने। और 4 किलो चना खरीदता है 30 रुपये के हिसाब से, तो 120 का खरीद लिया। टोटल 240 रुपये उसने खर्च किए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो गेहूँ है ये थोड़ी घटिया वस्तु है चने के मुकाबले, ठीक है। इसे ऐसे मान सकते हैं, थोड़ी सस्ती घटे का मतलब यही लगा रहे हैं, गिफिन से मंदी वस्तु है। अब इसका मूल्य घट गया, सपोज 20 से कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब इसे 5 रुपये पर केजी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसका मूल्य घटने से इसकी चीज डिमांड नहीं बढ़ाने का, वहाँ उधर बढ़ा देगा। इसकी खर्च जो 240 करने हैं, वो क्या करेगा, 4 किलो ही गेहूँ लेगा, ठीक है। अब से 15 रुपये के हिसाब से 15 चौका 60 रुपये में गेहूँ आ जाएगा। गेहूँ की क्वांटिटी घटा देगा, और अच्छी चीज़ की क्वांटिटी यानी जो चना का इसके मुकाबले अच्छा है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, 6 किलो कर देगा। 30 रुपये के हिसाब से 3 छंग 18, 180, 8 से 14, टोटल 240 रुपये इसका खर्च हो रहा है, ठीक है। तो मतलब देखो गेहूँ का मूल्य घटा है ना, तो इसने क्या करा, डिमांड पहले 6 किलो थी, डिमांड भी घटा दी। गेहूँ का मूल्य घटा तो उसने थोड़ी डिमांड और कम करके चना खरीद लिया और फालतू, ठीक है। और सपोज करो अगर ये बढ़ जाता 15 की इसकी जगह, जो आपके 20 की जगह 30 रुपये हो जाए, ठीक है। अगर ये 30 रुपये हो जाए तो फिर वो क्या करेगा, इसकी डिमांड बढ़ना, इनसे ले 15 से फिर वही 20 ही हो गया, इनसे लिया थोड़ा एग्जाम्पल। अगर 20 हो गया तो फिर वो भी 4 की जगह से 6 किलो कर देगा, ठीक है। और 20 रुपये के हिसाब से 20 का 120, मूल्य बढ़ा तो उसने डिमांड भी इसकी बढ़ा दी, और वो अपन का इसे 4 किलो कर देगा। 30 के हिसाब से 4 से 12, 120, टोटल खर्च उसे 240 ही करने हैं। तो आप ये देखते हैं कि थोड़ी जो घटिया वस्तु होती हैं उनका मूल्य घटने के बाद भी, अगर उसका सब है ना उससे अच्छी वस्तु मिल रही है, मूल्य घटने के बाद भी उसकी डिमांड घटा दी जाती है, और मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ा दी जाती है। यही गिफिन का विरोधाभास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। उम्मीद है आपको गिफिन का विरोधाभास आप समझ गए हैं, एंड जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिफिन का विरोधाभास। और कहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। जो प्रतिष्ठा की वस्तु होती है, प्रतिष्ठा मूलक जो वस्तु होंगी, है ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता की प्रतिष्ठा से जुड़ी होंगी, उनके लिए सम्मान की बात होंगी, उस चीज़ को रखना, जैसे आईफोन, ठीक है। आईफोन है, ठीक है। आईफोन के रेट अगर बढ़ भी गए, लेकिन ये अच्छी प्रतिष्ठा की बात है कि किसी के पास आईफोन है, तो उसकी डिमांड नहीं घटाएंगे, है ना, बल्कि वो बढ़ा देंगे, ठीक है।
तीसरी बात की होगी कि भविष्य में अगर कीमत, वही बात है, अगर हमें लग रहा है किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कीमत में वृद्धि होने वाली है, कीमत में वृद्धि या कमी होने वाली है भविष्य में, अब कोई चीज़ बढ़ने वाली है तो उसकी मूल्य बढ़ने के बाद कोई चीज़ 20 रुपये किलो है ना, और उसका रेट बढ़ गया होगी 25 रुपये किलो, लेकिन हमें पता कि भविष्य में 30 रुपये किलो हो जाएगी, तो उसकी रेट भले ही बढ़ गया 20 से 25 हो गया, तो भी हम उसे उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, मूल्य बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यहाँ विरोधाभास चलता है। फिर उसके बाद यह बात करें हम कुछ अनिवार्य वस्तु, कुछ ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे नमक ही है। ठीक है, नमक है, गेहूँ है, चावल है, अगर इनका रेट बढ़ भी गया तो ये तो अनिवार्य है, खानी ज़रूरी है। ठीक है, रेट बढ़ने के बाद भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अनिवार्य वस्तु है ना। और अगली बात करें जैसे सट्टा बाज़ार, सट्टा बाज़ार में है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, वही मान कर किया जाता है, तो मूल्य बढ़ने के बाद भी डिमांड नहीं घटती। ठीक है, कुछ दुर्लभ वस्तुएँ हैं, ऐसी वस्तुएँ हैं कि जो भविष्य में इनका मिलना मुश्किल है, तो उनसे भी डिमांड बढ़ने पर मांग कम नहीं होगी। ठीक है, कुछ फैशन की वस्तु हैं, फैशन बताया था, ये भी यहाँ भी गिफिन अब मांग का नियम लागू नहीं होगा, है ना। कोई फैशन की कोई चीज़ है, मूल्य अगर बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और फैशन में नहीं है, मूल्य कम होने के बाद भी डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मूल्य कम होने पर भी। फिर और दूसरी बात, किसी अज्ञानता, कभी कभी ग्राहक में अज्ञानता होती है कि अगर जितनी महंगी चीज़ हम खरीदेंगे, है ना, उतनी चीज़ अच्छी होगी, और जितनी मंदी चीज़ को खरीदेंगे वो चीज़ बेकार होगी, है ना। या अज्ञानतावश भी महंगी चीज़ के रेट, मंदी चीज़ के रेट बढ़ने पर भी इसकी मांग वे बढ़ाते हैं। ठीक है, वे मानते हैं कि डिमांड, इसकी रेट बढ़ गया तो इसका मतलब ये चीज़ अच्छी है, तो वो इसी चीज़ को खरीदते हैं अज्ञानतावश। तो ये मांग के नियम के अपवाद भी हैं। ठीक है, इनको भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, आगे से और बढ़ाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मांग की लोच भी देखनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।